हेलो बच्चों। तो देखिए, इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्टाइक्योमेट्री बेस्ड, ठीक है ना, कि स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट के आधार पर अभिक्रिया की औसत दर दो भागों में निकाली जाती है, जिसमें से हमने पहला भाग जो था कि जब अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट या जो नियतांक है वो कैसे समान हो, उसके बेसिस पर हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, किसी भी अभिक्रिया की। जिससे हमने यहाँ से पढ़ा था कि जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या होते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद हमने ये रिएक्शन ली थी और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकाली थी, हमारे लिए कुछ ये प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। ये कैसे निकल रही थी, कैसे हम बना रहे थे इसकी इक्वेशन, ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। देन सेकंड एग्जांपल हमने ये लिया था, ठीक है ना, PCl5 PCl3 और Cl2 किस प्रकार से हमारे लिए बन रहे हैं और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हमारे लिए कैसे प्राप्त हो रही है, ये वाली, ठीक है ना। पॉजिटिव और निगेटिव का साइन कैसे प्राप्त होता है वो भी हमने बताया था, मतलब पढ़ा था, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर हमारे पास में वो है कि जब रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट या अलग अलग हो, ठीक है ना, मतलब डिफरेंट हो जब उनकी स्टाइक्योमेट्रिक के कोफिशिएंट, तब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में होने वाली कमी की दर तथा बनने वाले उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि की दर अलग अलग रहती है, ठीक है ना। तब इस प्रकार की अभिक्रिया की दर का निर्धारण स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसके आधार पर क्या करते हैं, उसका डिटर्मिनेशन करते हैं रेट का, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास में फर्स्ट में है अमोनिया का फॉर्मेशन एंड सेकंड में हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं जिसके द्वारा हम समझेंगे कि हमारे पास जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके द्वारा हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन का डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रयोगशाला में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को उचित परिस्थितियों में, ठीक है ना, साथ में लिया जाता है, उचित परिस्थितियों के साथ में लिया जाता है, जिससे अमोनिया का निर्माण होता है लैब में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे N2 को गैसियस फॉर्म में और H3H2 को गैसियस फॉर्म में, ठीक है ना, लिया जाता है आपस में। तो इनको आपस में रिएक्ट करा के हमारे 2NH3 अमोनिया का प्राप्ति हो जाती है यहाँ पे, और हीट की यहाँ पे बाहर प्राप्ति होती है, हीट यहाँ पे निकलती है, हीट ऊष्मा या ऊर्जा के रूप में, ठीक है ना। देन यहाँ पे फिर आगे कह रहा है चूंकि N2H2 तथा NH3 के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्रमशः 1 2 3, ठीक है ना, दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 क्या है, 3 यहाँ पे H2 के लिए लिया गया यहाँ पे, और जो 2 है वो अमोनिया के लिए लिया गया, और जो 1 है वो हमारा N2 के लिए लिया गया है। यहाँ पे थोड़ा आगे भी हो रखा है, ठीक है ना, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। फिर कह रहा है अतः 1 मोल नाइट्रोजन तथा 3 मोल हाइड्रोजन के मिलकर आपस में 2 मोल अमोनिया यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, जिसके बनने की दर का मान नाइट्रोजन के संयोजन की दर का 2 गुना तथा हाइड्रोजन के संयोजन की दर का 2/3 गुना है, अतः अभिक्रिया की औसत दर। अब यहाँ पे देखिए गुना का क्या मतलब है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना 1 और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना 2, तो यहाँ से इसमें फॉर्मेशन कितना हो रहा है इस नाइट्रोजन का 2 गुना से, ठीक है ना। तो क्या है, नाइट्रोजन के संयोजन की दर कितना 2 गुना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है कि तथा हाइड्रोजन के संयोजन की दर। अब देखिए यहाँ पे से हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाके कितना हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन क्या है इसमें कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, इतना 2/3 गुना, ठीक है ना। क्या हो रहा है, ये अपने में संयोजन कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कितने थे, 3 मॉलिक्यूल थे हाइड्रोजन के, यहाँ पे कितने रह गए, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल रह गए, ठीक है ना। फिर कह रहा था अभिक्रिया की औसत दर किस प्रकार से होगी, तो यहाँ पे कह रहा है 2 गुना, यहाँ पे देखिए कितने से विलुप्त हो रहा है, 2 गुना स्पीड से विलुप्त हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 गुना स्पीड से बन रहा है नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर और 2/3 H2 के विलुप्त होने की दर, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना 3, तो मतलब इस दर से क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, यहाँ पे विलुप्त हो रहा है क्या, अभिकारक, ठीक है। और बन क्या रहा है NH3 की संभवन, ठीक है ना, और NH3 के संभवन की दर क्या रहेगी उसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो 2 गुणा क्या रहेगा, इसके विलुप्त होने की दर N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है 2/3, तो 2/3 हमारे पास सेम है, H2 के विलुप्त होने की दर, तो यहाँ पे कितना है देखिए H2 यहाँ पे 3H2 है, तो हमारे पास केवल यहाँ पे H2 रहेगा काम का, ठीक है ना, केवल H2 यहाँ पे रहेगा हमारे ब्रैकेट के अंतर्गत, ठीक है ना। देन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमने 2 लिख रखा है, ये ठीक 2 लिख रखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में कुछ भी नहीं है लिखा हुआ इस जगह पे, ठीक है। तो वो कैसे लिखा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास में ये इक्वल पार्ट चलता है इसके, देन यही इक्वल पार्ट चलता है इसके, ठीक है। इनकी जो दर आती है निकल के, रेट निकलती है हमारे पास में जो, वो क्या रहती है, इक्वल रहती है, ठीक है ना। अगर इंक्रीज होगी तो भी इक्वल मात्रा में, और डिक्रीज होगी तो भी उसका डिफरेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जैसे इसका मेजरिंग करते हैं, तो हमारे लिए जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी कि उसकी जो मैकेनिज्म लेते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने की, ठीक है ना, तो हमने देखते हैं कि जो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं रिएक्शन के, ठीक है ना, उनसे हम क्या करते हैं, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो पदार्थ निकालते हैं हमारे पास, जैसे रिएक्टेंट है ये, ठीक है। तो डेल्टा A/dt, जो सॉरी डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो A है इससे हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन में लेंगे, ठीक है ना, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को। देन हमारे पास रिएक्टेंट B है, तो यहाँ B क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है,
इससे हम क्या करेंगे, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल रही है, ठीक है ना, रिएक्टेंट की, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, तो इसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे और ये क्या रहेगा मल्टीप्लाई में रहेगा। तो सेम यही मैकेनिज्म हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे N2 कितना है, 1 है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 1 यहाँ से कट मतलब क्रॉस होके ये मल्टीप्लाई करके या डिवाइडेशन करके हमारे लिए 1 वैल्यू प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, जो कि कैसा रहेगा, निगेटिव में रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन की दर है यहाँ पे, इसके अपेक्षा ये क्या रह रहा है, कम रह रहा है, इसका क्या चीज़, सांद्रण, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पे आगे कह रहा है इस प्रकार से, जैसे हम इसको आपस में कंपेरिजन करते तो ये देखिए 2 यहाँ से 2 इसकी डिवाइडेशन में देंगे तो यहाँ पे 1/3 बचेगा, 2 यहाँ से हट जाएगा, ठीक। और आगे के लिए यहाँ पे जैसे हम 2 इसके लिए देंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब जब डायरेक्ट इसकी कंपेरिजन करेंगे इससे, इस वाली रिएक्शन से, तो हमारे लिए कुछ इस प्रकार से इसकी प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। जो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे वो क्या रहेंगे, उसके डिवाइडेशन में चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइनली जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आई है अभिक्रिया की, उसमें हम देखेंगे कि जो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे, यहाँ पे देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो क्या रहेगा, इसके डिवाइडेशन में 1 रहेगा, नाइट्रोजन के जो रेट निकालेंगे हम, ठीक है ना। 3H2 की जो हम रेट निकालेंगे उसके डिवाइडेशन में कितना रहेगा, 3 रहेगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। NH3 की जैसे हम रेट निकालेंगे तो उसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा डिवाइडेशन में कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 2 है डिवाइडेशन में NH3 के फॉर्मेशन में, ठीक है ना। और H2 के जो है हमारे पास में डिकम्पोजिशन में, उसका स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन जो रिएक्ट कोएफिशिएंट है कितना है, 3 है। N2 के डिकम्पोजिशन में मतलब कम हो रहा है, विघटित हो रहा है, तो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे लिए क्या रहती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन किस प्रकार से कंप्लीट होता है, वो टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब चलता है हमारे पास यहाँ पे सेकंड में नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का विघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। तो कह रहा है गैसीय अवस्था में विघटन कुछ इस प्रकार से होता है कि 2N2O5 को गैसियस फॉर्म में लेते हैं और उसी स्थितियों को अप्लाई करते हुए यहाँ पे हमारे लिए फॉर्म होता है यहाँ पे 4NO2 गैसियस अवस्था में और O2 भी गैसीय अवस्था में हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है इस अभिक्रिया में N2O5 NO2 तथा O2 के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्रमशः यहाँ पे कितना है, 2। तो इसका क्या होगा, NO2O5 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, N2 का कितना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ देखिए 4 है सामने जो लगा हुआ है, ठीक है। तो 4 हो जाएगा। सेम ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के आगे कुछ है, अगर 1 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, हमारे पास में O2 की ही प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो क्या है, 1, ठीक। तो इस प्रकार से इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या रहते हैं, हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या रहा है, O2 के बनने की दर, यहाँ पे देखिए इसके सापेक्ष हम देखते हैं कि जो O2 की तुलना में हम करेंगे तो N2O5 के विघटन होने की दर कितनी है, 2 गुना है, ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल की अपेक्षा अधिक तेजी से क्या रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। इसका क्या रहा है, फॉर्म हो रहा है तब, ठीक। फिर कह रहा था NO2 के बनने की दर की अपेक्षा हम देखें, ठीक है ना, O2 के समान लेके, तो O2 से हमारा ये कितना है, 4 गुना अधिक है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन हैं इसके साथ में, 4 मल्टीप्लाई बाय N एंड 4 मल्टीप्लाई बाय O, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने, 4 ऑक्सीजन है, तो मतलब इसकी अपेक्षा क्या है, 4 गुना अधिक तेजी से बन रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है, विघटित हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे विघटित हो रहा है ये, ठीक है। तो मतलब क्या है, घट रहा है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। NO2 के विलुप्त होने की दर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 इंटू NO2 की संभवन दर, ठीक है ना। और क्या रहेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन में क्या रह रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो O2 के बनने की दर, ठीक है ना, संभावन दर, ठीक है। अब फाइनली जब हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, किस प्रकार से लिखेंगे, 1/2, ठीक है ना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइडेशन करेंगे और हम जिस चीज़ की रेट निकालने उसको हम लिखेंगे। ये रहा हमारा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के साथ हम माइनस रहता है, क्यों, क्योंकि उसका सांद्रण जो हो रहा है कम हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास N2 क्या है, N2 हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, फॉर्म में हो रहा है, प्रोडक्ट उत्पाद में बन रहा है, तो उत्पाद की जो भी दर निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ निकालते हैं, ठीक है ना। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 4 है तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और इसका रेट लिखेंगे, जो हमारे पास रिएक्शन लिखते हैं वो, ठीक है। सेम ऑक्सीजन का यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे जो फाइनल रिएक्शन में प्राप्त होगी रेट ऑफ रिएक्शन इस अभिक्रिया की, वो क्या रहेगी, -1/2 डेल्टा N2O5 अब डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू प्लस के साथ में 1/4 क्रॉस में रहेगा उसके क्या, डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये ही बराबर रहेगा किसके,
प्लस डेल्टा O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इस प्रकार से हमारे लिए क्या रहेगी, ओवरऑल रिएक्शन की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी, इस वाली रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। इसके बेसिस पे हम जो एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, पेपरों किस प्रकार से पूछे जाते हैं 1-2 नवंबर में, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप इसको याद रखिएगा कि किस प्रकार से हम किस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है आगे कि अतः एक अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ के संयोग करने की दर या किसी भी उत्पाद के बनने की दर को स्टोइकियोमेट्रिक नियतांक, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग करके अभिक्रिया की औसत दर, वेग, चाल का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे कि सामान्य अभिक्रिया, जो जनरल रिएक्शन लिया हमने यहाँ पे, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, ये दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हो रहे हैं उचित परिस्थितियों में, देन प्रोडक्ट का फॉर्म कर रहे हैं क्या, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, जो हमारे पास क्या है, उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तब इसकी अभिक्रिया की औसत दर हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि रिएक्टेंट हम लेंगे स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है ना। कौन कौन से, स्मॉल ए कैपिटल ए, यहाँ से स्मॉल ए कैपिटल ए लेंगे तो इसकी रेट हम निकालेंगे तो हमारे लिए कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी, ठीक है ना। इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। स्मॉल ए से डिवाइड करेंगे किसका, किसके लिए, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी के लिए, ठीक है। देन हम सेकंड रिएक्टेंट निकालेंगे स्मॉल बी कैपिटल बी के लिए। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल बी से हम इसको डिवाइडेशन करेंगे, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी रखेंगे। अब चूंकि देखिए ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट है तो इनके सामने क्या है, निगेटिव का साइन लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि इनका जो सांतरण है वो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। कब कम हो रहा है, क्योंकि ये पदार्थ का फॉर्मेशन कर रहे हैं और यहाँ पे पदार्थ का जो सांतरण रहेगा वो कैसा रहेगा, बढ़ेगा। इस कारण से इन पे क्या रहेगा, पॉजिटिव का साइन रहेगा। अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो देखिए प्रोडक्ट हमारा सी बना है एक और एक डी बना है, तो सी की सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1/c। सी क्या है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इस पदार्थ का, ठीक है ना। और इस पदार्थ की रेट क्या है हमारे पास में, ये है, ठीक है ना। डी क्या है हमारे पास में, इस पदार्थ के लिए हम देखेंगे तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1/d है, डॉट क्या, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, इसका रेट रहेगी और ये क्या रहेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइडेशन रहेगा। तो इस प्रकार से इस जो रिएक्शन हमारे पास में, इसकी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हमारी लिखी जाएगी, ठीक है ना ये। और यदि इसमें हमारे पास में, जैसे कि मैं तुमको बता रहा हूँ कि हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और उससे पहले हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर, इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, अच्छे से रिवीजन कीजिए।